स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से एक नए लेक्चर में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे इम्यूनिटी और इम्यूनिटी वाले चैप्टर में पढ़ रहे थे लाइंस ऑफ डिफेंस मतलब सुरक्षा की पंक्तियां। तो आपने देखा था 3 लाइंस ऑफ डिफेंस थे, मतलब सुरक्षा की 3 पंक्तियां थी। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, जिसमें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस हम लोग अच्छे से समझ चुके थे। अब आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। जैसा कि आपने देखा था, जब कोई बाहरी बीमारी फैलाने वाला एजेंट जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोअन या इस तरह का कोई भी पैथोजन जब हमारे शरीर के ऊपर अटैक करता है तो उसका सामना सबसे पहले हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से होता है। अगर पैथोजन काफ़ी प्रबल होता है तो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस असफल हो जाती है और अब उसका सामना हमारी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस से होता है। और ऐसा भी हो सकता है कि हमारी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस भी कमज़ोर पड़ जाए और पैथोजन काफ़ी प्रबल हो तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस भी असफल हो जाएगी और अब पैथोजन का सामना हमारी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस से होगा। तो ऐसा भी कभी कभार हो सकता है, हो जाता है कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस भी पैथोजन के सामने असफल हो जाए, तो ऐसी दशा में पेशेंट या उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, लेकिन ऐसा बहुत कम केसेज में होता है। तो आपने देखा कि जिस तरह से पैथोजन प्रबल है उसी तरह से हमारी इम्यूनिटी का यूज हो रहा है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे जाड़े के दिनों में आपने देखा है कि अगर थोड़ा कम ठंडी है तो हम एक इनर पहन लेते हैं, शर्ट पहन लेते हैं। अगर थोड़ा ठंडी और अधिक बढ़ रही है तो स्वेटर भी पहन लेते हैं और ठंडी बढ़ी तो जैकेट भी पहन लेते हैं। इसी तरह से जैसे जैसे पैथोजन प्रबल होता जाता है वैसे वैसे हमारी इम्यूनिटी का यूज भी होता है। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग समझते हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है। तो देखिए, पिछले लेक्चर का थोड़ा सा पार्ट हमने छोड़ा हुआ है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। यहाँ पर देखिए, लाइन्स ऑफ डिफेंस, देयर आर 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस, यानी सुरक्षा की 3 पंक्तियां हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर 2 बैरियर हैं, फिजिकल बैरियर और फिजियोलॉजिकल बैरियर। और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर भी 2 बैरियर हैं, सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर्स। ये चारों जो बैरियर्स हैं ये हमारी इन्नेट इम्यूनिटी का हिस्सा है। बाकी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर आती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, अगर आप ये चीज़ें अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब आप पीछे के लेक्चर नहीं देखे हुए हैं। आप उसे अच्छे से देख लीजिए, तभी आप क्लियर हो पाएंगे। अब देखिए, जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है इसकी क्या मैकेनिज्म है और कैसे यह पैथोजन को किल करती है, कौन कौन सी सेल इसके अंदर पाई जाती हैं, ये चीज़ें तो हम इस चित्र के माध्यम से आपको अच्छे से समझा देंगे। अब ऐसा नहीं है कि केवल हमें समझ लेना है, हमें तो एक अच्छा सा नोट्स भी चाहिए ताकि हम एग्जाम में लिख करके नंबर ले सकें, क्योंकि हमें एग्जाम देना है। केवल खुद को समझ करके घर तो बैठना नहीं है, इसका हमें यूज करना है। तो अपने हम समझ लेंगे वो तो है ही है, साथ ही साथ हमें एक ऐसा नोट चाहिए ताकि हम एग्जामिनर को बताकर ये कह सकें कि हम सारी बातें समझते हैं और लिखने का सिस्टमेटिक तरीका भी जानते हैं। तो बिल्कुल एग्जाम के हिसाब से हमने इस नोट्स को तैयार किया है और बाद में आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसे नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में और एग्जाम में बिल्कुल ऐसा ही ले जा करके एकदम पेस्ट कर देंगे। नोट्स काफ़ी सूटेबल है। कुछ लोगों का कमेंट है कि नोट्स कम रहता है, तो कम नहीं, ज़्यादा ऊट पटांग लिखने से नंबर नहीं मिलता है। कई सालों से मैं काफ़िया चेक कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि जो बच्चे सॉलिड और अच्छा लिखे रहते हैं उन्हीं को नंबर दिया जाता है। बाकी लिखने के लिए तो लोग पूरी पूरी कापी भर करके भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो सही लिखे ही नहीं रहते हैं। तो क्या होगा, तो आप जो भी लिखें वो सूटेबल सही लिखें, सॉलिड लाइन लिखें। तो चलिए देखिए, अगर एग्जाम में आ जाता है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस तो आप सबसे पहले क्या लिखते हैं। तो सबसे पहले तो आप हेडिंग डाल देंगे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस और उसके नीचे लिख देंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इससे पता चल गया कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी आती है। अब इसमें 2-3 लाइनें आप लिख देंगे। सबसे पहले आप लिख देंगे एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ, यानी जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है या थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होता है, ये जो है हमें जन्म के बाद प्राप्त होता है, जबकि जो इनेट इम्यूनिटी है वो हमें जन्म के समय ही प्राप्त हो जाता है। उनका पैथोजन आने ना आने से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो हमें जन्म के बाद प्राप्त होती है। तो पहली लाइन आप यही दिखा देंगे। इसके बाद लिखेंगे स्पेसिफिक एंड मेडिएटेड बाय एंटीबॉडी आर लिम्फोसाइट आर बोथ। इसे आप समझिए। स्पेसिफिक का मतलब जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है या थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होता है वह स्पेसिफिक होता है, मतलब किसी विशेष तरह के पैथोजन के लिए विशेष प्रकार की इम्यूनिटी होती है। ऐसा नहीं है
कि एक तरह की इम्यूनिटी तैयार हो गई, यानी एक तरह का थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस तैयार हो गया तो हर तरह के पैथोजन को किल करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर एक तरह का कोई पैथोजन आया, हमारे शरीर के अंदर एंट्री किया, हमें बीमारी फैलाया, तो ऐसी दशा में हमारे अंदर एक थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस तैयार होगा। अब वह थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस केवल उसी पैथोजन को किल करेगा। अब 2-3 महीने बाद अगर दूसरा कोई पैथोजन हमारे अंदर एंट्री कर दिया, तो अब जो पहले से बनी हुई हमारी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, वो अब उस पैथोजन के लिए काम नहीं करेगी। इसे एक शब्दों में बता दिया गया है स्पेसिफिक, यानी विशिष्ट होती है, किसी एक तरह के पैथोजन के लिए विशिष्ट होती है। अब देखिए मेडिएटेड बाई काम कैसे करती है, तो एंटीबॉडी बना करके भी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस काम करता है। लिम्फोसाइट यानी कुछ कोशिकाओं लिम्फोसाइट सेल के द्वारा काम करता है, या दोनों के द्वारा काम करता है। अब कैसे काम करता है, इसी को इस मैकेनिज्म के द्वारा हम लोग समझेंगे। इसके बाद आप लिख देंगे रिलीफ फ्रॉम डिजीज, बीमारी से तो हमें छुटकारा दिलाती ही है, साथ साथ एंड फर्दर अटैक ऑफ पैथोजन, एक बार हमें बीमारी से तो रिलीव कर देती है, छुटकारा दिला देती है, साथ ही साथ अगर उस तरह का पैथोजन कभी भविष्य में अटैक करता है तो उसमें भी ये इम्यूनिटी हेल्प करती है, सहायता करती है। अब देखिए इसका 4 मुख्य कैरेक्टर है, आप हेडिंग डाल देंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, बिल्कुल इसी तरह से एग्जाम में एकदम आप अरेंज करिएगा। अब इसके 4 कैरेक्टरिस्टिक हैं जो बिल्कुल खास हैं, आप बिल्कुल इसी तरह से लिखिएगा। इसका विस्तार भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो पीछे हमने इसको विस्तार से समझाया हुआ है, लेकिन उतना ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतने में ही आपका पेज कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला देखिए क्या है, स्पेसिफिक। अभी मैंने बताया है कि यह इम्यूनिटी स्पेसिफिक होती है, यानी कि एक तरह के पैथोजन के लिए बनती है तो उसी पैथोजन के ऊपर ये काम करेगी। अगर अन्य कोई दूसरे तरह का पैथोजन आता है तो उस पर यह काम नहीं करेगी, इसको कहेंगे स्पेसिफिक। दूसरा डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब इसके अंदर काफ़ी विविधता है, यानी ऐसा नहीं है कि किसी एक प्रकार के पैथोजन के लिए ही हमारी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, किसी भी तरह का पैथोजन आएगा उसके लिए हमारी इम्यूनिटी तैयार रहेगी। अब आपको दोनों में अंतर ही नहीं पता चल रहा होगा, अब ध्यान से समझिए। देखिए अगर मान लीजिए किसी के अंदर चेचक का वायरस आया तो एक तरह की इम्यूनिटी बन करके तैयार हुई जो चेचक के वायरस को ही किल करेगी। अब ऐसा नहीं कि वो बनी हुई इम्यूनिटी हर प्रकार के वायरस को किल करेगी, ये तो हो गई स्पेसिफिसिटी। अब डाइवर्सिटी क्या है कि एक बार चेचक के वायरस के लिए बनी हुई इम्यूनिटी है, वो चेचक के वायरस को किल करेगी। तो अब ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे तरह का वायरस आया तो हमारे अंदर नई इम्यूनिटी नहीं बनेगी। दूसरे तरह का अगर कोई वायरस आया तो फिर एक दूसरे तरह की इम्यूनिटी बनेगी जो उसे किल करेगी। तीसरे तरह का वायरस आया तो फिर तीसरे तरह की इम्यूनिटी बनेगी और उसे किल करेगी। चौथे तरह का वायरस आया तो चौथे तरह के वायरस के लिए इम्यूनिटी बनेगी और उसे किल करेगी। तो ऐसे ऐसे जितने तरह के वायरस बैक्टीरिया आते रहेंगे उनके लिए इम्यूनिटी बनती रहेगी। किसी विशेष प्रकार की एक आध बीमारी के लिए इम्यूनिटी नहीं होती है, बल्कि जितने भी तरह की बीमारियां आती रहती हैं सबके लिए हमारी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस तैयार रहती है, सभी तरह की बीमारियों के लिए तैयार रहती है। इसलिए इसको डाइवर्सिटी, इसका एक मुख्य कैरेक्टर है डाइवर्सिटी। लेकिन एक बार बनी हुई इम्यूनिटी केवल उसी तरह के पैथोजन को ही किल करेगी, इसे कहते हैं स्पेसिफिसिटी। ध्यान से आप समझेंगे तो क्लियर समझ पाएंगे। अब आगे देखिए डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। इसका मतलब यह है कि जो हमारी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है वह डिस्क्रिमिनेशन कर लेती है सेल्फ एंड नॉन सेल्फ में, यानी अंतर खोज लेती है सेल्फ और नॉन सेल्फ में। सेल्फ का मतलब हमारे जो अंदर की कोशिकाएं हैं और नॉन सेल्फ मतलब बाहर से आया हुआ पैथोजन। क्योंकि अगर हमारी इम्यूनिटी किल करने के लिए तैयार है तो उसे यह पहचान चाहिए कि कौन हमारे अंदर की कोशिका है और कौन बाहर से आया हुआ पैथोजन है। अगर केवल किल करने पर ही उतारू हो जाए तो कैसे पता चलेगा? अपने अंदर की कोशिकाओं को भी किल कर सकती है बाहर की आने वाली कोशिकाओं के साथ साथ, यानी बाहर से आए हुए पैथोजन के साथ साथ हमारे शरीर के भी अंदर कोशिकाएं हैं उनको भी किल कर सकती है। तो ऐसे में दिक्कत होगी, इसलिए हमारी जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है वो जो है अंतर खोज लेती है, ये भी एक इसका स्पेशल कैरेक्टर है। साथ ही साथ मेमोरी। अब इस इम्यूनिटी के अंदर मेमोरी सेल भी पाई जाएगी। मेमोरी सेल का काम क्या है कि एक बार जो कोई पैथोजन हमारे शरीर के अंदर एंट्री कर गया तो
फिर अगर उसी तरह का पैथोजन दूसरी बार कुछ 1, 2, 3 महीने, साल भर, 6 महीने बाद अगर उस तरह का कोई पैथोजन हमारे शरीर के अंदर एंट्री करता है तो यह मेमोरी सेल तुरंत पहचान लेती है और पूरी लंबी प्रक्रिया दोहराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि डायरेक्ट उन्हें किल करने का काम करती है। तो इसमें मेमोरी भी पाई जाती है। तो 4 इसके कैरेक्टर हैं, आप इन्हें बिल्कुल इसी तरह से क्रम में दिखा दीजिएगा। आगे अब देखिए है कंपोनेंट्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कंपोनेंट क्या हैं। तो मुख्य रूप से 2 कंपोनेंट हैं। पहला देखिए सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम यानी CMIS, ये जो है टी सेल के द्वारा, इसमें टी सेल शामिल हैं। और इसके बाद देखिए क्या है, टी सेल मतलब टी लिम्फोसाइट, आप जानते हैं। इसके बाद है एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, ए इसका मतलब है AMIC, और इसमें बी सेल शामिल है। तो आज के इस लेक्चर में जो ये मैकेनिज्म है, हम केवल टी सेल की ही मैकेनिज्म दिखाएंगे, बाकी बी सेल कैसे काम करती है उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। अब देखिए सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, यानी जो पहला था सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम CMIS, उसमें क्या लिख देना है और ये क्या होती है। देखिए पहला है दिस इम्यूनिटी प्रोवाइड बाय टी सेल, यानी यह इम्यूनिटी टी सेल के द्वारा प्रोवाइड होती है टी लिम्फोसाइट। अब टी लिम्फोसाइट क्या है, बी लिम्फोसाइट क्या है, ये आप पहले से जानते हैं। ये हमारी इम्यून सेल हैं, इम्यूनिटी के लिए कोशिकाएं हैं। आगे फिर देखिए क्या है, टी सेल प्रोड्यूस इन बोन मैरो, ये जो टी सेल है, टी लिम्फोसाइट है, ये बोन मैरो में प्रोड्यूस होती है, बोन मैरो के अंदर बनती है। एंड मेच्योर इन थाइमस, और यह थाइमस ग्लैंड के अंदर मेच्योर होती है। तो टी सेल नाम जो दिया गया है, टी जो अक्षर लिया गया है टी सेल, वह थाइमस से ही लिया गया है। थाइमस का जो पहला अक्षर टी है, इसी की वजह से उसको टी सेल कहा जाता है, क्योंकि यह थाइमस में मेच्योर होती है। बनती कहाँ है, तो बोन मैरो में। इसके बाद देखिए रिएक्ट विद फंगस, यानी फंजाई के साथ रिएक्ट कर जाती है, उन्हें किल करती है, प्रोटोजोआ, इसके अलावा जो है वायरसेस, बैक्टीरिया एंड अदर, इसके अलावा भी कुछ और पैथोजन हैं जिनके साथ यह रिएक्ट कर जाती है और उन्हें किल करने का काम करती है। आगे देखिए यूजफुल फॉर कैंसर डिजीज, और यह कैंसर डिजीज के लिए, कैंसर बीमारी के लिए भी काफ़ी यूजफुल होती है टी सेल। आगे देखिए फिर क्या है, टी सेल आर फॉलोइंग टाइप्स, टी सेल के आप प्रकार भी दिखा देंगे। तो 4 तरह की टी सेल होती है। पहला देखिए क्या है, टी हेल्पर सेल्स, यानी कुछ टी सेल होती हैं, कुछ टी लिम्फोसाइट होती हैं जो अन्य कोशिकाओं की हेल्प करती हैं। दूसरा है टी किलर सेल या साइटोटॉक्सिन टी सेल, यह ऐसी सेल होती हैं जो बाहर से आए हुए पैथोजन को किल करती हैं। और तीसरा है टी मेमोरी सेल, मैंने अभी बताया कि यह भी कुछ कोशिकाएं हैं टी सेल के अंदर जो मेमोरी सेल का काम करती हैं, यानी आए हुए पैथोजन को याद कर लेती हैं ताकि भविष्य में उस तरह का कोई पैथोजन आए तो उन्हें डायरेक्ट किल किया जा सके। अगला है टी सप्रेसर सेल्स, यह ऐसी कोशिकाएं हैं जब हमारे अंदर इम्यूनिटी काफ़ी मात्रा में बनने लगती है, इम्यून सेल बनने लगती हैं पैथोजन को किल करने के लिए। तो पैथोजन जब किल हो जाता है उसके बाद भी लगातार इम्यूनिटी बनती रहती है, तो उस आगे जो किल होने के बाद जो इम्यून सेल बन रही हैं उनको रोकने के लिए सप्रेसर सेल होती हैं, ताकि उन्हें रोक दिया जा सके कि अब तो पैथोजन किल हो गया, अब आगे इम्यूनिटी बनाने से क्या फ़ायदा है, मतलब अब आगे इम्यूनिटी नहीं बनाना है। तो उन्हें रोकने के लिए टी सप्रेसर सेल होती हैं जो उन्हें रोक देती हैं। क्लियर हो गया। तो ये तो आपको नोट्स में लिख देना है, बाकी आपको फिगर बना करके एग्जाम में मैकेनिज्म भी दिखाना पड़ेगा। तो आइए मैकेनिज्म में कैसे आप समझेंगे, मैकेनिज्म को कैसे समझेंगे और कैसे एग्जाम में दिखाएंगे। देखिए मैकेनिज्म को समझने से पहले 2-3 कॉमन ये शब्द हैं, आप इन्हें जान लीजिए क्योंकि इसका यूज बीच में होगा। तो पहला है सेल्फ और नॉन सेल्फ, अभी आपने देख लिया कि जो हमारे शरीर के अंदर की कोशिकाएं होती हैं उन्हें सेल्फ, और बाहर से आया हुआ पैथोजन नॉन सेल्फ। दूसरा है APC, इसका मतलब है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। हमारे शरीर के अंदर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर कुछ कोशिकाएं हुआ करती थी जो एंटीजन को प्रेजेंट करती थी, यानी कि पैथोजन या एंटीजन को किल करके प्रेजेंट कर देती थी, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को दिखाने का काम करती थी, जिसके अंदर डेंड्राइटिक सेल या मैक्रोफेज आते हैं। अभी मैकेनिज्म में नीचे मिलेगा, बस यहाँ APC का मतलब इतना ही जान लीजिए कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। और इसके बाद MHC क्या है, तो एक तरह की प्रोटीन होती है जो हमारी शरीर के अंदर पाई जाने वाली कोशिकाओं के बाहर सतह पर पाई जाती है।
ये पहचान कराने का काम करती है ताकि हमारी इम्यूनिटी इसे पहचान सके कि हमारे अंदर की कोशिकाएं होती हैं। बाहर से आए हुए पैथोजन के ऊपर एमएचसी नहीं होता है, हमारे शरीर के अंदर पाई जाने वाली कोशिकाओं के ऊपर ही एमएचसी होता है। तभी तो इम्यूनिटी पहचान जाती है कि हाँ इसके ऊपर एमएचसी है। इसका मतलब एमएचसी का मतलब क्या है? मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। यह एक तरह की प्रोटीन है जो हमारी कोशिकाओं की सतह पर पाई जाती है ताकि जो हमारी इम्यूनिटी है वह अंतर कर सके कि हमारे शरीर के अंदर की कौन कोशिकाएं हैं और बाहर से आई हुई कौन कोशिकाएं हैं, तभी तो किल करेगी। अगर कोई अंतर नहीं रहेगा तो बाहर से आने वाली जो पैथोजन है या जो एंटीजन है उनको भी किल करेगी, साथ साथ अपनी भी कोशिका को किल कर देगी। आपने रामायण सीरियल में देखा था कि जब बाली और सुग्रीव लड़ते हैं तो राम उन्हें क्या करते हैं, सुग्रीव को एक माला पहना देते हैं ताकि बाली को मारने में सहायता मिल जाए। बाकी अगर दोनों एक ही तरह से रहेंगे तो पहचान में ही नहीं आएगा कौन बाली है कौन सुग्रीव है। तो ऐसे में दोनों की डेथ हो सकती है या ऐसा हो सकता है कि सुग्रीव को ही मार दें। तो पहचान कराने के लिए उन्हें एक माला पहना दिया जाता है। बिल्कुल उसी तरह से जो हमारे शरीर के अंदर की कोशिकाएं होती हैं उनके बाहर उनके सतह पर एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है एमएचसी, मतलब मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। तो आप इन्हें समझ लिए। अब देखिए ये हमारे शरीर के अंदर दो तरह की कोशिकाएं हैं, एक नॉर्मल बॉडी सेल है और एक इम्यून सेल है। तो जो नॉर्मल बॉडी सेल है उनके ऊपर जो ये प्रोटीन पाई जाती है एमएचसी, उसको कहते हैं एमएचसी फर्स्ट। और जो इम्यून सेल हैं उनके ऊपर जो पाई जाने वाली प्रोटीन है उनको एमएचसी सेकेंड कहेंगे। यानी दोनों एमएचसी है, दोनों मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जो नॉर्मल बॉडी सेल के ऊपर पाई जाती है उन्हें एमएचसी फर्स्ट और जो इम्यून सेल के ऊपर पाई जाती है उन्हें एमएचसी सेकेंड कहेंगे। इतना आप क्लियर हो जाइए। बाकी जानकारी के लिए हम ये भी बता दें कि जो ये मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स होता है यह अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग तरह का होता है, यानी दो व्यक्तियों का एमएचसी समान नहीं हो सकता है जुड़वा बच्चों को छोड़ करके। अगर ऐसा कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोशिकाओं के ऊपर अगर एमएचसी कम है, कम प्रोटीन है ये एमएचसी, यानी उसकी सतह पर एमएचसी बहुत कम है, तो हमारे शरीर के अंदर की जो इम्यून सेल हैं उन्हें बाहर से आए हुए पैथोजन जैसा बिहेव करती हैं उनके साथ, यानी ये समझ लेती हैं कि बाहर से आया हुआ ये कोई पैथोजन है क्योंकि इसके पास तो एमएचसी है ही नहीं, और उन्हें ही किल करने का काम करती हैं। तो आपने यहाँ पर समझ लिया कि ये हमारी नॉर्मल बॉडी सेल है जिसपे एमएचसी फर्स्ट है, और यहाँ पर ये इम्यून सेल है, एपीसी है यानी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, जैसे मैक्रोफेज या डेंड्राइटिक सेल है, तो इसके ऊपर एमएचसी सेकेंड पाया जाता है। अब आइए मैकेनिज्म के अंदर देखते हैं क्या है। तो देखिए यहाँ मैकेनिज्म में थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का नंबर आए उसके पहले ही हमारा सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस लड़ रहा होता है। अब देखिए जैसे वायरस है और यह माइक्रोफेज सेल के ऊपर अटैक किया, या फिर यह माइक्रोफेज सेल बॉडी के अंदर आए हुए वायरस को निगलने का काम कर रही है, उसे ब्रेक डाउन या तोड़ने का काम कर रही है। ये माइक्रोफेज है जो एपीसी यानी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। अब आप कहेंगे माइक्रोफेज तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में था, तो फिर कैसे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में आ गया? तो ऐसा नहीं है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस पहले से लड़ रहा होता है। ऐसा नहीं कि जब सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस असफल हुआ तो वो हार करके बैठ जाए, ऐसा नहीं है। असफल होते होते उस किल कर रहे वायरस को थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को दिखा देता है। किल करने के बाद उसे अपने इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर यानी कि एमएचसी के ऊपर दिखा देगा कि देखिए इस तरह का वायरस आ गया है, अब थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस तैयार हो जाओ, हम हारने की कगार पर हैं। तो ये वायरस आया और अब मैक्रोफेज इसे निगल रही है, निगल करके इसे ब्रेक डाउन करेगी, और ब्रेक डाउन करने के बाद इस एमएचसी सेकेंड के ऊपर यानी कि इस प्रोटीन के ऊपर दिखा देगी। किसको दिखाएगी? थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को। किसको दिखाएगी? थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को। अब देखिए यहाँ से थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की कहानी स्टार्ट होती है। अब थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में सबसे पहले आती है हेल्पर टी सेल। मैंने बताया था कि 4 तरह की ये कोशिकाएं होती हैं। तो हेल्पर टी सेल क्या करेगी? तुरंत जो है देखेगी कि मैक्रोफेज के ऊपर तो कोई वायरस आ गया है, कोई वायरस दिख रहा है इसके एमएचसी कॉम्प्लेक्स के ऊपर। आप भी जैसे कभी कभार
देखिए बैठे रहते हैं घर पे, तो कोई मच्छर या फिर खटमल वगैरह अगर काटता है तो आप ऐसे मारने के बाद ऐसे गिरा थोड़ी देते हैं, आप ऐसे निकल करके देखते हैं कि क्या है। बिल्कुल उसी तरह से ये जो कोशिकाएं हैं मैक्रोफेज, ये किल करने के बाद अपने ऊपर प्रेजेंट करती हैं, तभी तो इन्हें एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कहा जाता है। और प्रेजेंट किस लिए करती हैं? ताकि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को दिखा सकें कि देखिए पैथोजन आ गया है, तैयार हो जाओ किल करने के लिए, वरना हम लोग खत्म हो जाएंगे। तो अब थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में सबसे पहले कौन देखती है? हेल्पर टी सेल देखती है। और हेल्पर टी सेल देख करके तुरंत एकदम एक्टिवेट हो जाती है, सक्रिय हो जाती है और 3 काम करती है। पहला तो अपनी संख्या पूरा बढ़ा करके और पूरे शरीर में भेज देगी कि पूरे शरीर में फैल जाओ और पूरे शरीर में एक्टिवेट हो जाओ। दूसरा काम क्या करती है? वो बी सेल को सूचना देती है कि बी सेल जल्दी जल्दी एंटीबॉडी बनाइए, पैथोजन को किल करना है। अब बी सेल जो है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कैसे एंटीबॉडी बनाती है, इसकी कहानी हम यहीं पर छोड़ देते हैं, आगे के लेक्चर में हम अच्छे से समझा देंगे। तीसरा काम और क्या करती है कि ये तुरंत साइटोटॉक्सिन टी सेल को संदेश देती है कि जल्दी से आए हुए पैथोजन को किल करिए, पूरा मार के खत्म कर दीजिए। अब देखिए साइटोटॉक्सिन सेल, जो साइटोटॉक्सिन टी सेल है वह जो है नॉर्मल बॉडी सेल के अंदर, ये नॉर्मल बॉडी सेल है, इसके अंदर देखिए पैथोजन आ चुका है और ये पैथोजन काफ़ी मात्रा में हो चुका है, यानी अपनी संख्या बढ़ा दिया है। अब ये जो नॉर्मल बॉडी सेल है इसे तो अब किल होना तय है, लेकिन साथ ही साथ ये नॉर्मल बॉडी सेल जो है ये एमएससी फर्स्ट के ऊपर दिखा देगी थोड़ा सा पैथोजन, थोड़ा सा एंटीजन दिखा देगी कि देखिए इस तरह का आया है पैथोजन या एंटीजन, अब हमें भी मार डालिए, यानी ये सेल कहेगी कि हमें भी किल कर दीजिए क्योंकि अब इसका किल होना तय है, और साथ साथ इस तरह के पैथोजन को भी किल करिए। अब जो है ये साइटोटॉक्सिन टी सेल इसे खत्म कर देगी, इस कोशिका को, इस सेल को क्या करेगी? खत्म कर देगी, और साथ साथ ये जो पैथोजन है उन्हें भी, या एंटीजन है उन्हें भी किल करेगी। क्लियर हो गया? एक काम और करेगी, साइटोटॉक्सिन टी सेल जो है ये मेमोरी सेल भी बना देगी, और ये जब मेमोरी सेल बन जाएगी तो अब इस तरह के वायरस को याद रखेगी, ताकि अगर भविष्य में कभी इस तरह का वायरस आता है तो ये सारी लंबी प्रक्रिया दोहराने की आवश्यकता ना हो, डायरेक्ट जो है उन्हें किल करने का काम किया जाए। क्लियर हो गया? तो अब मेमोरी सेल बन करके भविष्य में याद भी रखेगी। तो आपने यहाँ पर देख लिया कि सबसे पहले वायरस आया और इसे मैक्रोफेज निगल करके उसे ब्रेक डाउन करके अपने एमएचसी सेकेंड पर दिखा दी। अब इस एमएचसी सेकेंड के ऊपर एंटीजन को किसने देखा? हमारी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की पहली सेल, कौन सेल? हेल्पर टी सेल, जो एक्टिवेट हो गई, अपनी संख्या बढ़ाकर पूरी बॉडी में फैला दी, और फिर जो है बी सेल से कह दी कि तो आप इम्यूनिटी बनाइए ताकि पैथोजन को किल किया जा सके। तीसरा काम साइटोटॉक्सिन टी सेल से डायरेक्ट कहे कि पैथोजन को किल करिए। अब साइटोटॉक्सिन टी सेल किसको देखा? नॉर्मल बॉडी सेल के अंदर जो वायरस घुसे हुए हैं, और वह नॉर्मल बॉडी सेल वायरस को प्रेजेंट कर देगी इस कम्प्लेक्स के ऊपर। मैंने बताया है कि इस कम्प्लेक्स का काम ही है इसकी पहचान कराना और उसके ऊपर प्रेजेंट करना किसको? एंटीजन को। फिर इसके बाद मेमोरी सेल बना करके भविष्य के लिए, भविष्य में आए हुए पैथोजन या भविष्य में इस तरह का कभी वायरस आता है तो उसे किल करने के लिए मेमोरी सेल भी बना दी। तो इस तरह से ये इसकी पूरी मैकेनिज्म थी। बाकी जो बचा हुआ है बी सेल, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से आपको समझा देंगे, आपको क्लियर हो जाएगा और पूरा आप लाइंस ऑफ डिफेंस अच्छे से समझ जाएंगे। तो आशा करते हैं आपको लेक्चर पूरी तरह से समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।